गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी जो 5 जुलाई को होने वाला है उप अंगीक्षक के लिए, तो इसका प्रैक्टिस 1 लाइन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आय और व्यय खाता बनाया जाता है। यानी कि इसमें क्या बोला है, आय आय व्यय खाता बनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंपनी द्वारा, बी है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, और सी है व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, और डी है साझेदारी फर्म द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। यानी कि आय और व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर है, प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न में से किसका सारांश है? यानी कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न में से किसका सारांश है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा आय व्यय खाता का, बी दिया है रोकड़ बही खाता का, सी दिया है लाभ हानि खाते का, और डी दिया है बैंक खाते का। तो आय यानी कि प्राप्ति और भुगतान, पहले वाले में हम लोग क्या थे, आय और व्यय खाता बनाए थे, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न में से किसका सारांश है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला तो हो जाएगा आय व्यय खाते का, बी दिया है रोकड़ बही खाता, सी दिया है लाभ हानि खाता का, और बैंक खाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न में से किसका सारांश है? रोकड़ बही का। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसको देखना, यानी कि और यूट्यूब से ये हट का क्वेश्चन बना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता, यानी कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। यहाँ पर एक अधिक, बी दिया है पूंजी कोष, डी दिया है डिजिटल शेष, और सी दिया डी दिया है क्रेडिट। मतलब इसको विचलन भी बोलते हैं, विचलन, और ये समाकलन, समाकलन, ठीक है। तो जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाएगा? तो इसका हो जाएगा डेबिट, मतलब विकलन पक्ष, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चौथा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दर्शाई दिखाई गई है, दर्शाई, सॉरी एक बार फिर से बोल देती हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, चौथा नंबर का है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान, यानी कि प्राप्त दान, जो दान मिलता है दिखाई जाएगी। यानी कि जो हम लोग को प्राप्त है, कोई संस्था या कंपनी को प्राप्त दान होता है, तो उसमें कौन सा वाले खाता में दिखाया जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है, पहला हो जाएगा आय व्यय खाता में, बी दिया है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी दिया है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, और डी दिया है इनमें से कोई भी में नहीं है, बोला है, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोग को विशेष रूप से फर्म या व्यवसाय या कंपनी को दान मिलता है, वो कौन सा में दिखाएंगे, कौन सा खाता में बनाया जाएगा? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चिट्ठा एवं दायित्व पक्ष में, मतलब बी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प पालन मुख्यतः संबंधित है रखती है। यानी कि जो पुष्प पालन, इसको पुष्प पालन को बुक कीपर भी बोलते हैं, ठीक है। बुक कीपर यहाँ क्लास में बता चुकी बच्चे लोग को। पुष्प पालन मतलब है बुक कीपर, बुक कीपर भी लिख सकते हैं ना। तो पुष्प पालन मतलब पुष्प पालन मुख्यतः संबंध रखती है। पहला हो जाएगा वित्तीय संको का लेखांकन करना, बी दिया है अभिलेखिक का सारांश तैयार करने की विधि और तैयार करना, सी दिया है आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए के निषेध तैयार करना, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना।
तो ये कौन सा हो जाएगा पहला, तो इसका हो जाएगा जो पुष्प पालन मतलब सिर्फ मुख्यतः संबंध रखती है वित्तीय वाला, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा छठवां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है लेखांकन में किन तत्वों को प्रकट किया जाता है, यानी कि लेखांकन में जो लेखांकन है में किन तत्वों को प्रकट किया जाता है। पहला केवल मौद्रिक, बी दिया है केवल गैर मौद्रिक, सी दिया है मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि लेखांकन जो लेखांकन है किन तत्वों को प्रकट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल मौद्रिक। उसके बाद हो जाएगा 7वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती क्या है, पहला ऑप्शन क्या बोला है जो भुगतान प्राप्त करते समय दी जाती है, ठीक है, बी दिया है जो माल विक्रय के समय दी जाती है, सी दिया है जो भुगतान प्राप्त करते समय एवं माल विक्रय करते समय दोनों ही दशाओं में दी जाती है, डी दिया है उपयुक्त सभी दशाओं में दी जाती है। तो इसका व्यापारिक कटौती इसका मतलब क्या है, तो इसका हो जाएगा व्यापारिक कटौती तब दिया जाता है जो माल विक्रय के समय दी जाती है, यानी कि जो माल विक्रय के समय दी जाती है उसको व्यापारिक कटौती है, ठीक है, जब वो करेंगे तब कटौती दिया जाएगा। कोई भी सामान आप लोगे तो उसमें कटौती करते हैं, वही वाला है। उसके बाद हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन है पुष्प पालन मुख्यतः संबंध रखती है, यानी कि पुष्प पालन और इसको पुष्प पालन को क्या बोलते हैं, बुक कीपर भी बोलते हैं ना, तो पुष्प पालन मुख्यतः संबंध रखती है। पहला दिया है पूर्वदत्त वेतन, बी दिया है उपार्जित ब्याज, तीसरा दिया है ऋण या अल्पकालीन, और चौथा दिया है बैंक अधिकर्ष और चालू दायित्व में शामिल है, ठीक है, जो पुष्प पालन मुख्यतः संबंध रखती है तीसरा और चौथा मतलब ये ऋण और बैंक वाला, ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किसको आहरण माना जाएगा, यानी कि निम्न में से किसको आहरण माना जाएगा, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राशि निकालना, बी दिया है लेनदारों को भुगतान के लिए राशि निकालना, सी दिया है निजी खर्चों के लिए व्यवसाय से राशि निकालना, डी दिया है संपत्ति रखने के लिए राशि निकालना। तो निम्न में से किसको आहरण कहा जाता है, आहरण ना जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मालूम होगा आहरण किसको बोलते हैं, ठीक है, तो पहला किस ऑप्शन पर देखिए कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राशि निकाला जाता है उसको आहरण बोलते हैं, या बी क्या बोला है लेनदारों को भुगतान के लिए राशि निकाला जाता है, सी दिया है निजी खर्चों के लिए व्यवसाय से राशि निकालना, और डी दिया है संपत्ति खरीदने के लिए राशि निकालना। तो ये हो जाएगा आहरण किसको बोलते हैं भाई, निजी खर्चों के लिए व्यवसाय से राशि निकालना, यानी कि आहरण मतलब क्या होता है अपनी निजी खर्चा के लिए जो व्यवसाय से पैसा निकालते हैं उसी को आहरण बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है खाती किस प्रकार की संपत्ति है, ठीक है, खाती की यानी कि खाती किस प्रकार का संपत्ति है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला हो जाएगा मूर्त संपत्ति, बी दिया है अमूर्त संपत्ति, सी दिया है वास्तविक या स्थायी संपत्ति, और डी दिया है अस्थायी संपत्ति। तो खाती क्या है, खाती हो जाएगा अमूर्त संपत्ति। उसके बाद हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन है वित्तीय लेन देनों के मापन की मान्यता है, वित्तीय लेन देनों
के मापन की मान्यता है। यहाँ पर पहला में क्या बोला है, लेखांकन इकाई। बी दिया है मौद्रिक माप। सी दिया है चालू व्यवसाय। और डी दिया है लेखांकन अवधि। ठीक है, तो वित्तीय लेन देनों के मापन की मान्यता क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, मौद्रिक माप। ठीक है, उसके बाद 12वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दोहरा 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 लेखा प्रणाली में कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो पहला दिया है दो डेबिट। बी दिया है 2 क्रेडिट। सी दिया है 1 क्रेडिट और 1 डेबिट। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोहरा लेखा प्रणाली, तो इसका हो जाएगा एक दोहरा लेखा प्रणाली में कौन कौन से पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब एक क्रेडिट और एक डेबिट, या एक डेबिट या एक क्रेडिट। इसको एक विकलन और एक समाकलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, तो कौन सा समीकरण सही है। यहाँ पर ए क्या बोला है, संपत्ति प्लस पूंजी दायित्व। बी दिया है संपत्तियां माइनस दायित्व बराबर पूंजी। सी दिया है संपत्तियां प्लस दायित्व बराबर पूंजी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, संपत्ति में हम लोग दायित्व को माइनस करेंगे तब पूंजी होगा। संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, लेखांकन समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है। जो लेखांकन समीकरण है, लेखांकन समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है। पहला हो जाएगा स्थिति विवरण समीकरण। बी दिया है लाभ हानि खाता समीकरण। सी दिया है पुस्तकालन समीकरण और उपयुक्त सभी। तो लेखांकन समीकरण को और क्या जानते हैं, क्या नाम से जानेंगे, तो इसका हो जाएगा पहला स्थिति विवरण समीकरण। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 15 नंबर का है, डेबिट ब्राउचर किसके लिए तैयार किया जाता है, यानी कि डेबिट ब्राउचर किसके लिए तैयार किया जाता है। पहला ए बोला है नगद प्राप्ति। बी दिया है नगद भुगतानों। सी दिया है उधार क्रय। डी दिया है उधार विक्रय। तो डेबिट ब्राउचर किसके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नगद भुगतानों के लिए तैयार किया जाता है डेबिट ब्राउचर। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, रोहन ने त्रुटिपूर्ण होने के कारण रुपए 5,000 का माल राधे श्याम को वापस किया और राधे श्याम द्वारा कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया है 4 ऑप्शन, बीजक बिल। बी दिया है डेबिट नोट। सी दिया है क्रेडिट प्रमाणपत्र और डी दिया है क्रेडिट नोट। तो रोहन ने त्रुटिपूर्ण होने के कारण 5,000 रुपए का माल राधे श्याम को वापस किया, तो राधे श्याम द्वारा कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, क्रेडिट वापस हो रहा है ना, तो क्रेडिट नोट। उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर दिया है और इसका जोड़ी बनाना है। इसको ऐसी वाला फुट में भी आता है ना, बार बार यूज में आता है। तो यहाँ पर कैसे मेमोरी, बीजक, जमा परिचय और चौथा दिया है चेक। तो कैसे मेमोरी, तो कैसे मेमोरी का क्या हो जाएगा, उधार क्रय। ठीक है, बीजक, बीजक का हो जाएगा उधार विक्रय। उसके बाद जमा पर्ची का हो जाएगा बैंक में रुपए जमा। उसके बाद चेक मतलब क्या होगा, चेक का मतलब होगा ये बैंक से रुपए निकालना, चेक। ठीक है,
उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर का क्वेश्चन है, जनरल तैयार, यानी कि इसको जनरल प्रविष्टि भी बोलते हैं ना, जनरल तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जनरल प्रविष्टि करते हैं ना, तो जनरल तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जांच करना, बी दिया है रोकड़ लेन देनों की जर्नल प्रविष्टि करना, सी दिया है खाता बही में खतौंदी करना, और डी दिया है समस्त व्यावसायिक सौदे की प्रारंभिक प्रविष्टि करना। तो क्या हो जाएगा, तो जर्नल तैयार करने का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जर्नल प्रविष्टि करते हैं ना, तो इसका हमारा जर्नल प्रविष्टि करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बोला है। तो क्या होगा, समस्त व्यावसायिक सौदे की प्रारंभिक प्रविष्टि करना, मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित खातों कौन सा डेबिट शेष में प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं कौन कौन सा को हम लोग डेबिट खाता बनाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित खातों को कौन सा डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक क्रय खाता दिया है, पूंजी खाता दिया है, ब्याज प्राप्त खाता दिया है, मशीन खाता दिया है, और यहाँ रोकड़, वेतन और विक्रय वापसी आहरण खाता। तो ये हो जाएगा, पूंजी खाता भी हो जाएगा, ये बस नहीं होगा। ठीक है, ब्याज प्राप्त खाता ये नहीं होगा। ठीक है, ब्याज प्राप्त हम लोग का कहाँ होगा, वो तो ब्याज हम लोग को कोई भी वो करेंगे ब्याज है, तो ये डेबिट में कहाँ हो जाएगा, वो क्रेडिट में रहेगा। तो मशीन खाता भी डेबिट में हो जाएगा, रोकड़ खाता भी डेबिट में हो जाएगा, वेतन खाता भी हो जाएगा, विक्रय वापसी भी, आहरण भी। लेकिन हम लोग को ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो डेबिट में कहाँ लिखेंगे, उसको क्रेडिट में करेंगे, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं ना, निम्नलिखित खातों में से कौन सा डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, हो सकता है कौन सा क्रेडिट शेष भी प्रदर्शित करता है। तो याद रखना, तो क्रय खाता आएगा, पूंजी खाता विकलन में आएगा, मशीन खाता भी आएगा विकलन में, रोकड़ खाता, वेतन खाता, विक्रय वापसी खाता और आहरण खाता सब विकलन में आएगा। समाकलन में एक ही आएगा ब्याज प्राप्त, यानी कि ब्याज खाता में होएगा समाकलन। उसके बाद 20वां नंबर का क्वेश्चन है, जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणवत्ता विशेषता परिलक्षित होती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्वसनीयता। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 21 नंबर का है, निम्न में से लेखांकन की किस सीमा के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए लेखों में हेरफेर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पहला हो जाएगा लेखांकन पूर्णता संपूर्ण नहीं है, लेखांकन झूठे दिखावा से प्रभावित हो सकती है, लेखांकन मूल्य स्तर में परिवर्तनों की अवहेलना करती है, लेखांकन गुणवत्ता तत्वों की अवहेलना करती है। तो क्या हो जाएगा, तो निम्न में से लेखांकन की किस सीमा के अनुसार महत्वपूर्ण तत्व को छिपाने के लिए लेखों में हेरफेर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बी, मतलब लेखांकन झूठे दिखावा से प्रभावित हो सकती है। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, धन का वह भाग, धन का वह भाग, ध्यान से देखना ना, धन का वह भाग जो अतिरिक्त आय कमाने हेतु नियोजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि धन का वह भाग जो अतिरिक्त आय कमाने हेतु नियोजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, पूंजी, बी दिया है रोकड़, सी दिया है संपत्ति, डी दिया है विनियोग। तो ये हो जाएगा पूंजी। उसके बाद हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है।
यानी कि क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है। तो ये हो जाएगा एक राज्य, बी दिया है विनियोग, सी दिया है खाती और डी दिया है व्यापारिक चिन्ह। तो ये हो जाएगा विनियोग। उसके बाद हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन है, नगद कसौटी है, यानी कि क्या बोला है, नगद कसौटी क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जो भुगतान करते समय प्राप्त होती है, बी दिया है जो माल विक्रय के समय दी जाती है, सी दिया है जो माल विक्रय के समय प्राप्त होती है, और डी दिया है जो भुगतान करते समय एवं माल क्रय करते समय दोनों ही दशाओं में प्राप्त होती है। तो नगद कटौती क्या हो जाएगा, तो नगद कटौती किसको बोलेंगे, जो भुगतान करते समय प्राप्त होती है, इसको नगद कटौती कहते हैं ना। उसके बाद हो जाएगा 25 नंबर का है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत लेखक कहता है। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है, भविष्य की सभी लाभ हानियों का, बी दिया है भविष्य के सभी लाभों का और परंतु हानियों का नहीं, सी दिया है भविष्य की सभी हानियों का परंतु लाभों का नहीं, और डी दिया है भविष्य के ना लाभों और ना हानियों का हो जाएगा तीसरा, भविष्य की सभी हानियों का परंतु लाभों का नहीं। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली में कम से कम कितने खाते प्रभावित होते हैं, यानी कि जब दोहरा खाता डबल एंट्री करते हैं तो कम से कम कितने खाते प्रभावित होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3, बी दिया है 2, सी दिया है 1 और डी दिया है 4। दोहरा खाता प्रणाली या डबल लेखा प्रणाली में कौन कितना खाता प्रभावित होगा, तो 2 ही तो होगा ना, तो ये हो जाएगा सेकंड, बी नंबर का। उसके बाद हो जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 एवं संशोधित अधिनियम 2013 के अंतर्गत लेखांकन के किस आधार को मान्यता दी गई है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ में आया होगा तो फिर से पढ़ लेती हूँ। कंपनी अधिनियम 1956 एवं संशोधित अधिनियम, संशोधित हुआ है ना 2013 के अंतर्गत लेखांकन के किस आधार को मान्यता दी गई है। तो पहला हो जाएगा रोकड़, बी दिया है उपार्जन, सी दिया है रोकड़ एवं उपार्जन दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उपार्जन। उसके बाद हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है, अदत्त व्ययों की प्रविष्टि लेखांकन के किस आधार में की जाती है। जो अदत्त व्ययों की प्रविष्टि का लेखांकन किस आधार में की जाती है। पहला हो जाएगा रोकड़, बी दिया है उपार्जन, सी दिया है रोकड़ एवं उपार्जन दोनों में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उपार्जन। उसके बाद हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन है, लेखांकन के किस आधार में रोकड़ व उधार लेने देने में भेद नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, रोकड़, बी दिया है उपार्जन, सी बोला है रोकड़ एवं उपार्जन दोनों में, और डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो उपार्जन होगा इसका। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाते में कमी को क्रेडिट करेंगे। यानी कि इसमें क्या बोला है, निम्न में से किस खाते में कमी को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मशीनरी, पहला बोला है मशीनरी, बी बोला है लेनदार, और सी बोला है बैंक ऋण, और उपयुक्त सभी। तो मशीनरी। ठीक है, किस खाते में कमी को क्रेडिट करते हैं, मशीनरी में मूल्यह्रास भी करते हैं ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है,
यानी समाकलन पक्ष में, इसको समाकलन में करेंगे और इसको विकलन में, ये भी विकलन में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 31 नंबर का क्वेश्चन है, किससे फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है, यानी कि किससे फर्म की पूंजी में वृद्धि होगा। पहला ऑप्शन है लाभ पर माल विक्रय, बी दिया है कमीशन की प्राप्ति, सी दिया है किराया प्राप्त और डी दिया है उपयुक्त सभी। ठीक है, किससे फर्म की पूंजी में वृद्धि होगा, लाभ पर माल विक्रय पर, या कमीशन की प्राप्ति, या किराया प्राप्त, या उपयुक्त सभी का चौथा सभी सभी। ठीक है, लाभ पर माल विक्रय पर भी होगा ना। उसके बाद हो जाएगा 32 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई व्यापारी माल का उधार विक्रय करता है, जब कोई व्यापारी माल का उधार विक्रय करता है तो वह तैयार करता है, निर्देश तैयार करता है जिसमें जिस पक्षकार को माल विक्रय किया गया है उसका नाम, दर, मात्रा और विक्रय की राशि लिखी होती है। तो पहला हो जाएगा केस मेमोरी, बीजक, डेबिट नोट और रसीद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीजक। बीजक में यानी कि जब कोई व्यापारी माल का उधार विक्रय करता है तो वह बीजक तैयार करता है जिसमें जिस पक्षकार को माल विक्रय किया जाता है उसका नाम, दर और मात्रा और विक्रय की राशि लिखी होती है। तो बीजक में होगा ना, बीजक में। तो ये वाला 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का है, सरकारी शाखा अधिनियम कब पारित किया गया। अब ये वाला क्वेश्चन उसके कॉमर्स वाले के लिए नहीं ना, और अभी एग्जाम होने वाला है उसमें भी डाल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 33 नंबर का, सहकारी साख अधिनियम कब पारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, 1904, 1905, 1907, 1911। तो सहकारी साख अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ये हो जाएगा 1904। उसके बाद है 34 नंबर का है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी कि किस वर्ष को सरकारी शताब्दी वर्ष के रूप में माना जाता है। तो 4 ऑप्शन, वर्ष 2013, वर्ष 2003, 13 बोल दी थी सॉरी, तो वर्ष 2003, वर्ष 2009 और सीधी है वर्ष 2004 और वर्ष 2005। वर्ष 2004 को सहकारी जो शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है, 2004। 35 नंबर का क्वेश्चन है, सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने वयस्क व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है। जब सरकारी समिति बनाएंगे तो कम से कम कितने व्यक्तियों की जरूरत या कितने व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया गया है 10, ए का 10, बी 12 और सी का 15 और डी का 20। ठीक है, तो कोई भी व्यापारी वो सहकारी समिति हो या कोई भी समूह बनाने के लिए कितना का जरूरत है, तो 10। ठीक है, 10 बनाओगे तो एक समूह बन जाएगा। कम से कम 10 होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 36 नंबर का है, सोसाइटी का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है, यानी कि कोई भी फर्म बनाए या कोई सोसाइटी हो की हो तो इसका पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाएगा। ठीक है, ए बोला है 45, बी दिया है 60, सी बोला है 72 और डी दिया है 90। तो ये हो जाएगा 45 दिन के अंदर में। ठीक है, 45 दिनों के अंदर में किया जाएगा पंजीकरण। उसके बाद हो जाएगा 37 नंबर का क्वेश्चन है, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार
की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो सरकारी समिति के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा बोला है। ए केंद्र सरकार, बी बोला है राज्य सरकार, सी है कलेक्टर और इनमें से कोई नहीं तो राज्य सरकार। ठीक है, सहकारी समिति तो हर राज्यों का अलग अलग होगा, तो ये केंद्र के ऊपर नहीं होगा, ये राज्य सरकार के ऊपर रहेगा। ठीक है, रजिस्टर की नियुक्ति राज्य सरकार करेंगे, ना कि केंद्र सरकार। उसके बाद हो जाएगा 38 नंबर का क्वेश्चन है, सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन किसके पास करना होगा, यानी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन किसके पास करना होगा। यहाँ पर ए दिया है राज्य सरकार के पास, बी दिया है कलेक्टर के पास, सी दिया है रजिस्टर के पास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा रजिस्ट्रार के पास। सोसाइटी का पंजीकरण किसके पास होगा, रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 39 नंबर का क्वेश्चन है, सहकारी समिति का कोई सदस्य कितने रुपए तक अंत पूंजी धारण कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर ए बोला है 10,000 रुपए, बी दिया है 20,000 रुपए, सी दिया है 3,000 रुपए और डी दिया है 50,000 रुपए, तो 20,000। और ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको अभी से याद करना और हम लोग क्वेश्चन लाएंगे ऐसे कॉमर्स वाला। ठीक है, तो इसको याद ही कर लेना ये वाले को। उसके बाद हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी अधिकरण के गठन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ए बोला है राज्य सरकार द्वारा, बी बोला है केंद्र सरकार द्वारा, सी बोला है संसद द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा और ये क्वेश्चन जो भी बनाए वो कैसे लगा उसको कमेंट में जरूर कीजिए। धन्यवाद।